हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते दोस्तों। आज है दिसंबर 13, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाने के लिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज थोड़ा सा एनालिसिस हमारा डिले हो गया बिकॉज ऑफ सब टेक्निकल इश्यूज। बट एनीवेज टॉपिक आज बहुत अच्छे हैं और लिस्ट भी आप देख सकते हो, काफी लंबी लिस्ट है। तो जिन टॉपिक्स को आज हम लोग करने वाले हैं, लेकिन इतनी लंबी लिस्ट में सारे टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं ऑफ कोर्स। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीटेड से हैं, उसमें हम लोग कम फोकस करेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़ा नए टॉपिक हैं, उसके ऊपर अच्छा फोकस करेंगे। जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंडिया चाइना की फोर्सेस के बीच में फिर से क्लैश हुआ है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स की इंडिया के द्वारा फिर से डिमांड की गई है। कोर इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। तो रिपीटेड से टॉपिक हैं, पहले ये हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। राज्यसभा के अंदर एनर्जी बिल पास हुआ है। रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से कुछ डेवलपमेंट हुआ है और ये टॉपिक हम लोग काफी लंबे समय से कर रहे हैं और आगे भी इसको हम लोग कवर करेंगे एज अ स्टोरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है रिलीजियस कन्वर्जन इंडिया में। उसके अलावा कॉलेजियम सिस्टम वाला टॉपिक भी हम लोग आगे फ्यूचर में भी कवर करते रहेंगे, तो थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा भैया जो बिग टेक कंपनीज हैं जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, गूगल, एप्पल वगैरह, इन कंपनीज के साथ क्या क्या इश्यूज होते हैं और किस तरह से ये कंपनी अपनी पोजीशन का मिसयूज करती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया और वर्ल्ड ओवर इन कंपनीज के अगेंस्ट में किस तरह से एक्शंस लिए जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के पर्सपेक्टिव से, और यहां से हम लोग एक मेंस के लिए क्वेश्चन भी लिखेंगे डेफिनेटली। प्रीलिम्स के लिए मुझे आई डोंट थिंक सो कुछ ज्यादा दमदार टॉपिक है ये। उसके अलावा विमेन इन पावर के बारे में बात करेंगे और ये भी टॉपिक मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, एसए के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके अलावा फिर एक दो टॉपिक और भी हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए हैं, एंड वी हैव सम एमसीक्यूज एंड एडिशनल आर्टिकल्स आल्सो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि हमेशा आपको बोलता हूँ, वीडियो को सभी स्टूडेंट्स ने लाइक करना है ऑफ कोर्स, और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस भी आप दे दीजिए करें। जो एमसीक्यूज आपके पूछे जाते हैं उसका बढ़ चढ़ के आप पार्टिसिपेट किया करें, क्योंकि यही एमसीक्यूज फाइनली आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं फाइनल एग्जाम में। देखिए, टॉपिक पढ़ना दोस्तों एक अलग बात होती है, उस टॉपिक में से एमसीक्यूज लगाना बिल्कुल डिफरेंट बात होती है। एमसीक्यूज अगर आप लगा लेते हो तो उस टॉपिक को लंबे समय के लिए रिटेन कर सकते हो और आपकी प्रैक्टिस भी होती है कि फाइनल एग्जाम में उस क्वेश्चन को किस तरह से प्रॉपर्ली हैंडल किया जा सकता है। बाकी जनवरी में हम अपना फाउंडेशन कोर्स लेके आ रहे हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, तो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। वैसे भी आप थोड़ा डिले हो ही गया है। तो बात यह है कि भैया इंडिया और चाइनीज जो फोर्सेज हैं वो अरुणाचल प्रदेश में फिर से उनके बीच में झगड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पे कोई गोलियां वगैरह नहीं चली हैं, कोई फायर पावर एक्सचेंज नहीं हुआ है। क्लैश इन द सेंस के धक्का मुक्की हुई है ना, दो घुसे हमने मारे, एक घुसा उन्होंने मारा, तो उस तरह की चीजें यहाँ पे हुई। और फाइनली अभी शांति का माहौल बन गया है, कमांडर लेवल पे बातचीत हो रही है। बट सोचने की बात यह है कि आप ये भी सोचते होंगे सर, ये अरुणाचल प्रदेश में और गलवान में, सिक्किम में, अक्साई चीन वाले रीजन में, जे&के में इतने सारे क्लैश क्यों होते हैं, जबकि उत्तराखंड में और हिमाचल में आपको इस तरह के क्लैशेस देखने को नहीं मिलते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा इंडिया चाइना बॉर्डर को समझना पड़ेगा, क्यों है ये पूरा मामला। देखिए, हमारे यहाँ पे 3 सेक्टर होते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर की जब हम लोग बात करते हैं। पहला होता है वेस्टर्न सेक्टर, जिसके अंदर हमारा जे&के आता है। 2000 किलोमीटर प्लस की ये बाउंड्री बनती है, जो रेड कलर में आपको दिखा रखी है। दूसरा होता है जिसे कहते हैं मिडिल सेक्टर, ये जो है अराउंड 625 किलोमीटर के लगभग होता है। इसमें हिमाचल और उत्तराखंड आता है। तीसरे में आपका आता है सिक्किम और अरुणाचल, इसे हम लोग ईस्टर्न सेक्टर भी कहते हैं। 1100 किलोमीटर प्लस की जो ये लगभग बाउंड्री आपकी बनती है। अब इसमें समस्या ये है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बाउंड्री पूरी तरह से डीमार्केटेड है। मतलब दोनों कंट्री ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि भाई ये तुम्हारी जगह है, आप इससे आगे मत आना, ये मेरी जगह है, मैं इससे आगे नहीं आऊंगा। तो क्योंकि पूरी तरह से डीमार्केटेड है तो झगड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हालांकि वेस्टर्न सेक्टर में और ईस्टर्न सेक्टर में जो बाउंड्री है वो डीमार्केटेड नहीं है, यानी कि एक दूसरी कंट्री के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। जैसे अगर हम लोग वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो 1860s में क्या हुआ था, इंडिया मतलब ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत गवर्नमेंट के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था उसको, और उसमें जो है जॉनसन लाइन जो है वो ड्रॉ की गई थी। जो हम लोग यहाँ पे रेड कलर का देख रहे हैं, जॉनसन लाइन है। इस जॉनसन लाइन में अक्साई चीन को इंडिया का पार्ट दिखाया गया था, लेकिन चाइना उस जॉनसन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऑफकोर्स झगड़ा तो होना लाजमी सी बात है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में हुआ। 1914 में ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ। उस अग्रीमेंट में इसको जैसे मैकमोहन लाइन डिक्लेयर किया गया और अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पार्ट शो किया गया, लेकिन मैकमोहन लाइन को भी चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे ऑलमोस्ट झगड़ा होता है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे एक तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है जिसका नाम है तवांग मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। चाइना क्लेम करता है कि भाई ये किसी चाइनीज किंग ने बनवाई थी तो इसलिए मेरा पार्ट है। और 1962 में भाई वॉर भी हम लोगों ने लड़ा था ऑफ कोर्स, वेस्टर्न सेक्टर में और ईस्टर्न सेक्टर में, आपको अच्छे से पता ही है उसके बारे में।
तो ये सारी चीजें होती हैं और इसकी वजह से यहाँ पे होते हैं क्लैश। तो थोड़ा सा मैंने आपके लिए कंटेंट यहाँ पे डाल दिया है, जॉनसन लाइन के बारे में, मैकमोहन के बारे में, शिमला अग्रीमेंट के बारे में एंड ऑल दैट। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, जयशंकर जी टू अटेंड मीटिंग ऑन द यूएनएससी। यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, रिफॉर्म एंड टेररिज्म। देखिए, इंडिया बहुत समय से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहा है। इंडिया इस समय जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। ठीक है, तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसमें से इंडिया अभी एक मेंबर है, और इन मेंबर्स को हर साल कुछ समय के लिए प्रेसिडेंसी आती है। इस समय इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इस महीने प्रेसिडेंट बना हुआ है। तो ऑफ कोर्स जब हम लोग प्रेसिडेंट बने हैं तो भाई बातचीत अपने हिसाब से करेंगे। और इंडिया के मामले में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो रहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स। एक्चुअली हमारे पास एक ग्रुप भी है जिसे कहते हैं G4 ग्रुप। इस G4 के अंदर 4 कंट्री हैं, इंडिया है, जापान है, जर्मनी है, और एक चौथा कंट्री है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सा कंट्री है वो। तो ये 4 कंट्री मिलके जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डिमांड करते हैं कि भैया हमें भी परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉपुलेशन वो काफी ज्यादा है, और इंटरनेशनल अगर आप प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो काफी पावरफुल कंट्री है। अगर इंडिया की ही बात करें तो इंडिया जो है दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ऑफकोर्स पीपीपी टर्म में, राइट। उसके अलावा हम लोग सबसे पॉपुलस कंट्री भी हैं, और तो इसलिए भाई इंडिया का तो पार्ट होना ही चाहिए। तो हम लोग काफी देर समय से डिमांड यहाँ पे कर रहे हैं। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको डेफिनेटली बनाया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में पहले भी हम लोग, बाद में भी हम लोगों ने बनाया था, जिसे नेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन कहा जाता है, लेकिन वो फ्लॉप हो गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हम लोगों ने बनाया 1945 में न्यूयॉर्क में, जिसका हेडक्वार्टर है, ये काफी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली अभी तक इसने ठीक ठाक सा काम किया है। ठीक है, ऑलमोस्ट 193 मेंबर जो है वो इसके पार्ट हैं, और जैसे पैलेस्टाइन इसका पार्ट नहीं है, नॉर्थ कोरिया इसका पार्ट नहीं है, बट यस दे आर द ऑब्जर्वर कंट्रीज। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो। 1953 में इंडिया की विजय लक्ष्मी पंडित जी वो प्रेसिडेंट बनी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, और नेहरू जी की सिस्टर भी थी, आपको अच्छे से पता ही होगा। तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, रिटेल इन्फ्लेशन फॉल्स बिलो 6% मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022। यहाँ पे 6% इतना खास मेंशन क्यों किया गया है? क्या है ऐसा खास 6% में? एक्चुअली इसमें खास है, क्योंकि लीगल तौर पे एक लिमिट हम लोगों ने डिसाइड कर रखी है, और इन्फ्लेशन हमेशा उस लिमिट के अंदर ही होनी चाहिए। वो लिमिट होती है 4% ±2, यानी कि 2 से लेके 6% के बीच में अगर इंडिया में इन्फ्लेशन होती है तो कोई दिक्कत नहीं। 6% से ज्यादा या 2% से कम होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है, और ये मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लीगल तौर पे आती है आरबीआई के पास। तो आरबीआई इसको मेंटेन कर दी है। तो लगभग 1 साल से लगभग जो है वो 6% से ऊपर चल रहा था हमारा रिटेल इन्फ्लेशन, फाइनली वो 6% के नीचे आ गया है। ये इसलिए जो है थोड़ा सा मुद्दा है। तो रिटेल इन्फ्लेशन इन्होंने लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि रिटेल इन्फ्लेशन के अलावा कोई और इन्फ्लेशन भी होती होगी, बिल्कुल होती है। उसे कहते हैं होलसेल प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चर इन्फ्लेशन कहते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन को आप जो है कंज्यूमर इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती हैं। लेकिन डब्ल्यूपीआई के अंदर मोस्टली गुड्स जो है वो इंक्लूड होते हैं, थोड़ी बहुत सर्विस ना के बराबर उसमें इंक्लूड की जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है जी, 2014 से पहले डब्ल्यूपीआई को हमारा ऑफिशियल इन्फ्लेशन फिगर माना जाता था। 2014 में जो है इसको सीपीआई में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अभी हमारा सीपीआई इज द ऑफिशियल फिगर टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन इंडिया। ठीक है, ये थोड़ा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके अलावा एक हमारे पास होती है कोर इन्फ्लेशन। कोर, देखिए कोर का मतलब दोस्तों क्या होता है? कोर का मतलब होता है स्टेबल, मतलब जिसके अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत कम होती हैं, राइट, उसी को तो स्टेबल बोलेंगे। तो कोर इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब हम लोग अपनी इन्फ्लेशन में से ऐसे प्रोडक्ट्स का प्राइस माइनस कर देते हैं जिनके अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, जैसे फूड और फ्यूल, क्योंकि इसके अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है। तो हम लोगों ने इनको रिमूव कर दिया, जो बचा हमारे पास वो क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन। क्योंकि अभी भी फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन इंडिया में अपने लिमिट से ज्यादा चल रही है। हालांकि इंटरनेशनली जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो काफी कम हो गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार ने अभी तक हमें कोई भैया टैक्स में छूट नहीं दी है, तो अभी भी डीजल और पेट्रोल काफी महंगा है, हालांकि इंटरनेशनली डाउन हो चुका है। उसके अलावा अगर आप फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो इसमें सीरियल्स और मिल्क इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा काउंट होती है।
तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। हमारे पास 4 तरह का सीपीआई होता है, एग्जाम में यहाँ से बार-बार सवाल पूछे जाते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इनका जो बेस ईयर होता है, कौन इसको कंपाइल करता है, कौन रिलीज करता है, ये छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, राइट। और यहाँ से आज हमारे पास 2 एमसीक्यूज भी हैं, और ये दोनों एमसीक्यूज बेसिकली हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ें। आसान क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, लेकिन आई नो इतने समय से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी के बेसिक्स भी आपने पढ़ लिए होंगे, तो आराम से पढ़िए इसको, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। आंसर देना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि टॉपिक पढ़ना और उसमें से क्वेश्चंस लगाना तो बिल्कुल डिफरेंट चीजें होती हैं। जब आप कोई क्वेश्चंस लगा लेते हो किसी भी तरह का, चाहे प्रीलिम्स के लिए चाहे मेंस के लिए, उस टॉपिक पे आपकी बढ़िया कमांड हो जाती है और आप कंटेंट को रिटेन भी लंबे समय तक कर सकते हैं। ये दोनों आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। चलिए, राज्यसभा पासिस फ्यूचरिस्टिक एनर्जी कंजर्वेशन बिल टू फर्दर रेगुलेट कार्बन एमिशन। देखिए, कार्बन एमिशन को लेके, इसकी रिडक्शन को लेके गवर्नमेंट काफी सीरियस है, क्योंकि हम लोगों को अपना टारगेट अचीव करना है भाई, सीधी सी बात है। जो टारगेट हम लोगों ने पेरिस में किया था, ग्लासगो में किया था, पंचामृत की हम लोग बात करते हैं, अपने आईएनडीसी की बात करते हैं, तो अचीव तो करना ही है ना। तो सरकार उसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे जुगाड़ लगाती रहती है, और उसी जुगाड़ में अभी गवर्नमेंट ने एक एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो है वो राज्यसभा के अंदर पास किया है। इसके बहुत ज्यादा मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन ये है क्या, थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ चेंजेस करने वाले हैं। किस चीज के अंदर, देखिए, हमारी जो लार्ज कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं अंडर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ठीक है। इस कोड में क्या होता है कि भाई आप बिल्डिंग में कैसा मटेरियल यूज करोगे, है ना, बिजली आपकी बिल्डिंग के अंदर कितना मिनिमम बिजली आ सकती है ना, किस तरह का जो है आप वेंटिलेशन करोगे, कितनी बिल्डिंग की आपकी हाइट होनी चाहिए, कितना ज्यादा वहां पे जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, वो सब इन कोड्स के अंदर होते हैं, और जिनको फॉलो किया जाता है कमर्शियल बिल्डिंग्स के द्वारा। अब ये कोड जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ऑफ कोर्स हम लोग उतना ही ज्यादा कार्बन कम एमिशन करेंगे, और हमारी जो एनर्जी का यूज है वो बेटर एफिशिएंट हो सकता है। तो इसी के अंदर जो है वो सरकार के द्वारा भी नए बिल के अंदर चेंजेस किए गए हैं। थोड़ा अगर आपको इसको बारे में पढ़ना है तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड क्या होता है आपको मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया है। बेसिकली ऐसी जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं बड़े वाली, उनके अंदर क्या रहता है, 100 किलोवाट का जो है एक जो कनेक्शन रहता है, जहां पे डिमांड जो है 120 केवीए होती है, इससे ऊपर की होती है। तो उसके अंदर जो है कुछ चेंजेस आपको करने पड़ते हैं कि भैया कितना बिजली जो है आप कोल से लोगे, कितना बिजली जो है आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लोगे, आपकी बिल्डिंग के अंदर इतनी वेंटिलेशन होना चाहिए, फ्लोर एरिया इतना होना चाहिए, है ना। वो सब कुछ चीजें जो है इस बिल्डिंग कोड के अंदर डिसाइड की जाती हैं। उसमें आपके जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स जो बिल्डिंग का डिजाइन तैयार करते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और भी डिफरेंट तरह के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटी हो गया, वो सब ना, तो वो सब मिलके बैठ के जो है इन कोड्स को डिसाइड करते हैं। हालांकि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बट दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो गवर्नमेंट ने अभी ये बनाया है, इसको पास किया है, तो इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस करेंगी सरकार। ग्राउंड पे क्या होगा अभी हमें पता नहीं है, बट स्टिल दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। चलिए, रिमूव ऑफेंडिंग एलिगेशंस इन पेटिशन अगेंस्ट कंजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। देखिए, आपको पता है कि अश्विनी उपाध्याय जी एक बहुत बड़े वकील हैं, और बहुत सारे मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल करते रहते हैं, काफी फेमस है इस चीज के लिए वो। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पीआईएल का उस समय पहले ही फाइल किया गया था कि माई बाप इंडिया में जो है वो रिलीजियस कन्वर्जन बहुत धड़ल्ले से हो रहा है, खासकर ट्राइबल एरियाज में, खासकर वीमेन, चिल्ड्रन, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनको बहुत धड़ल्ले से जो है कन्वर्जन करवाया जा रहा है। बट ये कन्वर्जन वो लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ये कन्वर्जन जो है वो फोर्सफुल हो रहा है। बहुत केसेस में फोर्सफुल होता है, बहुत केसेस में उनको लालच दिया जाता है, कभी शादी का लालच, कभी आपका घर बनवा देंगे, मेडिकल फैसिलिटीज एंड ऑल दैट। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला भी था पिछले हफ्ते, ये कहा था कि भाई ये चैरिटी जो है ना, ये चैरिटी जो है ह्यूमैनिटी बेसिस पे होनी चाहिए। चैरिटी का मतलब ये नहीं है कि भाई किसी का हेल्प कर दो और फिर इसको बोलो कि धर्म परिवर्तन कर लो ना, वो सब नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला है, काफी सीरियस मुद्दा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है, आज के टॉपिक में प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई है, उसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी गई हैं जो कि ऑफेंडिंग है। कैसे? देखिए, उस एप्लीकेशन में ये लिखा गया
कुछ कुछ चीजें कि सर कुछ जो धर्म है, धर्म परिवर्तन होते हैं, उस वहां पर रेप की धमकी दी जाती है, मर्डर्स किए जाते हैं और जबरदस्ती लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। इस यूनेस्को के अंदर ये भी लिखा कि जो धर्म परिवर्तन है, हमारी जो दुनिया का इतिहास है, उसमें बहुत बड़े लेवल पे जो है धार्मिक परिवर्तन होते रहे हैं। ये ग्लोबल फिनोमिना है और बहुत बार, जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एप्लीकेशन कह रही है, इसमें खासकर नाम दिए गए हैं मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी। इन्होंने कहा है कि भाई मुस्लिम्स ने और क्रिश्चियंस ने धर्म परिवर्तन करवाने के लिए बिलियंस ऑफ लोगों को मारा है इतिहास में। ठीक है, आप यूरोप की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, इंडिया की बात करें, और कई सारी सिविलाइजेशन जो है वो धर्म के चक्कर में डिस्ट्रॉय हो गई, जैसे मायन, मेसोपोटामिया, रोमन, इजिप्ट सिविलाइजेशन वगैरह। अब इस तरह की कुछ उस चीजें लिखी गई हैं उस एप्लीकेशन में, जिसको लेके कुछ ग्रुप्स ने ऑब्जेक्शन दर्ज करवाया है। उनका कहना है कि सर ये सब सब मिसलीडिंग है, ऐसा नहीं है, ये सब मिसलीडिंग है और इससे उनके धर्म की नेगेटिव इमेज बनती है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि सर इसको रिमूव करवा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा करवा देंगे, बिल्कुल सही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस एप्लीकेशन में जो वकील साहब हैं उनको ये बोला है कि इस तरह के ऑफेंडिंग प्रोविजंस आप अपनी एप्लीकेशन में हटा दीजिए, अगर नहीं हटाओगे तो भाई हम आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये कुछ कुछ मामला यहाँ पे बनता है, ठीक है जी। इसे ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि रिलीजियस कन्वर्जन हम लोग हफ्ते में मेरे ख्याल से 2-3 बार तो कर ही लेते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा भी नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा उसको हम लोग देख सकते हैं। चलिए, वाई देर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। भाई आजकल तो बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं, है ना, एकदम जैसे बॉक्सिंग रिंग में होते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे जुडिशरी के ऊपर अटैक करती है, पंच मारती है, उधर से जुडिशरी जो है गवर्नमेंट को पंच मार रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कोलेजियम सिस्टम, है ना। इशू आपको बहुत अच्छे से पता ही है। सरकार का कहना है कि भाई कोलेजियम सिस्टम है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है ना। हम लोग तो जनता की आवाज हैं, तो पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। सरकार का अपने आर्गुमेंट है। सरकार कहती है कि भाई कोलेजियम सिस्टम में बहुत सारी गड़बड़ भी होती हैं, ठीक है। सही जज को चुना नहीं जाता है बहुत बार, जैसे जस्टिस कनन वाला जो केस आया था, जस्टिस कनन को जो कोलेजियम सिस्टम के द्वारा चूज किया गया था, बाद में उन्होंने बहुत कुछ बोला, वो अलग मामला है, उनका 6 महीने की जेल की सजा भी हुई। तो जो कोलेजियम सिस्टम के अंदर भी बहुत कमियां हैं, राइट। ऊपर से गवर्नमेंट का ये भी आर्गुमेंट है कि भाई जुडिशरी का काम क्या होना चाहिए। जुडिशरी का काम होना चाहिए जस्टिस डिलीवरी, लोगों को न्याय देना। लेकिन जुडिशरी किस चीज में इन्वॉल्व रहती है? अपॉइंटमेंट में। अरे भाई अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट पे छोड़ दो, आप जस्टिस डिलीवरी करो, है ना। तो आप उसको मिक्स करके कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को कम कर रहे हो। ये सरकार का आर्गुमेंट है। सुप्रीम कोर्ट कहना है कि चलो ठीक है, आपकी बात भी हम लोग मान लेते हैं, लेकिन एनजेसी जो इस समय, सॉरी यहाँ पे एनजेसी की जो कोलेजियम आएगा, इसको थोड़ा रिमूव कर सकते हो आप, ठीक है, कोलेजियम। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई कोलेजियम इज एक्चुअली द लॉ ऑफ द लैंड। और सर जो इस समय कानून है, लैंड है का जो कानून है, आप उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है। और फिलहाल कोलेजियम सिस्टम इज एक्चुअली द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। जुडिशरी ये भी कहती है कि भाई जो हम लोग नामों को रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट नामों को जो है रिजेक्ट कर देती है या फिर उनको डिले कर देती है। तो सरकार ये कहती है भाई हमें अपॉइंटमेंट करने दो, लेकिन सरकार खुद अपॉइंटमेंट भी नहीं करती है। सरकार कहती है कि भाई ये नाम आपने प्रपोज के लिए हैं, इसलिए मैं डिले करूंगा। सरकार बेसिकली ये चाहती है कि जजेस का नाम भी मैं ही प्रपोज करूं, उनको अपॉइंट भी मैं ही करूं, ठीक है। गवर्नमेंट का, जुडिशरी का काम होना चाहिए जस्टिस डिलीवरी, ठीक है। तो क्या एनजीएसी जैसा कानून सरकार जो है दोबारा से इंट्रोड्यूस करेगी? फिलहाल सरकार ने कहा है उसका कोई ऐसा मोड है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सरकार चाहे तो दोबारा से कानून इंट्रोड्यूस कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सरकार का अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकार है कि वो उसको स्क्रूटनाइज करें। दोनों दोनों अपने अधिकार में काम करें। सरकार का काम है कानून को पास करना, सुप्रीम कोर्ट का काम है उस कानून जो पास होता है उसको स्क्रूटनी करना। अगर वो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल सही है तो उसको ओके कर देंगे, नहीं तो उसको जुडिशियल रिव्यू करके उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो बेसिकली दोनों का अपना यहाँ पे इस तरह के ठीक ठाक सा माहौल इस समय बन रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारी दिक्कत है हमारे पास, जैसे जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होता है अपॉइंटमेंट करने के लिए, बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको जो अपॉइंट करने की प्रोसीजर होता है वो इनिशिएट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के द्वारा। और जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करने की जो प्रोसीजर होती है वो इनिशिएट की जाती है हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बेसिकली। अब समस्या इसमें यह है कि भाई हाई कोर्ट के जो कोलिजियम है वो खुद नामों को रिकमेंड नहीं कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली।
भाई पहले आप नाम रिकमेंड तो करो ना, सरकार के ऊपर तो बाद में ब्लेम डालना। तो इनका ये कहना है कि इस समय नवंबर 30, 2022 को देयर आर 332 जुडिशियल वैकेंसी इन द हाई कोर्ट्स। टोटल स्ट्रेंथ होती है 1108, जिसमें से भाई इतनी तो वैकेंसी चल रही हैं। 43 हाई कोर्ट जजेस आर शेड्यूल्ड टू रिटायर। अभी 1 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं, तो इसका मतलब वैकेंसी जो है और ज्यादा यहाँ पे बढ़ गई है। तो वैकेंसी तो बढ़ती चली जा रही है। हाई कोर्ट के जजेस नामों को रिकमेंड ही नहीं कर रहे हैं। इवन जितने हाई जजेस के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं वो नामों को रिकमेंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को, उसमें से 25% नाम तो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के द्वारा। अलग अलग रीजंस होते हैं, हमें पता नहीं है, क्योंकि वो सब बंद कमरे में होता है, सब कुछ लिया जाता है डिसीजन। तो इस तरह की कुछ चीजें यहाँ पे हैं। उसके अलावा कुछ नाम ऐसे भी हैं जो रिकमेंड किए गए हैं सरकार के पास और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास अभी वो फाइल गई हुई है। तो कुल मिला के भाई बात यही बनती है कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। इवन हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस समय 4 वैकेंसी चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, भर भर के वैकेंसीज हैं। जजेस हमारे पास कम हैं और बहुत सारे लॉयर्स तो ऐसे हैं जो जज बनना ही नहीं चाहते। उनके नाम रिकमेंड किए जाते हैं, वो लोग खुद ही मना कर दे रहे हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस होते हैं, मिसबिहेवियर के चार्जेस होते हैं, तो उनको कोलेजियम सिस्टम वैसे ही रिजेक्ट कर देता है। तो ये पूरा मामला खींचने के बाद आगे क्या होगा फ्यूचर में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। बट हम तो यही चाहते हैं कि भाई कुछ भी हो देश के भले के लिए हो, राइट। चलिए, बिग टेक एंड नीड इन इंडिया फॉर द एक्स आंटे रेगुलेशन। देखिए, जब हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, हम लोग गूगल की बात करते हैं, एप्पल की बात करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन की बात करते हैं, तो ये कंपनीज जो हैं अपनी पावर का मिसयूज करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, राइट। तो इशू क्या है? इशू ये है कि ये कंपनी इतनी पावरफुल हो गई हैं कि कंट्रीज भी इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, इंडिपेंडेंट नेशंस भी इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। चाहे आप इनके रेवेन्यू की बात करो, एप्पल, गूगल, इनका रेवेन्यू इतना ज्यादा है कि अगर ये अपने आप में कंट्री होते तो दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज में हो सकते थे। तो इनकी पावर इतनी ज्यादा है कि भाई ये नाक में दम कर रखा है और कोई भी कंट्री इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। दिक्कत ये भी है कि ये कंपटीशन को ही पूरा खत्म कर देते हैं। कोई भी छोटा प्लेयर होता है उसको आगे आने ही नहीं देते हैं, या तो उसी कंपनी को खरीद लेते हैं, राइट, या फिर दूसरे तरीके अपनाते हैं जिसकी वजह से वो ऐसी बर्बाद हो जाती है। जैसे प्रीडेटरी प्राइसिंग, बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिए जाते हैं या बहुत बार सर्विस फ्री में दे दी जाती है, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, जो लोकल जो दूसरी कंपनी होती है, कोई स्टार्टअप होता है, तो वो तो बेचारे वैसे ही बर्बाद हो गए। ऑब्वियस सी बात है। मान लो आप कल कोई कंपनी ओपन करते हो, फेसबुक के जैसी सोशल मीडिया कंपनी करते हो, तो भाई कंपनी चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, कितना मैन पावर चाहिए, कितना सब कुछ चाहिए, तो फ्री में तो आप नहीं दे सकते। तो डेफिनेटली आपको चार्जेस लगाने पड़ेंगे। लेकिन फेसबुक तो सर्विस फ्री में दे रहा है, तो भाई लोग फेसबुक यूज करेंगे ना, आपकी कंपनी क्यों यूज करेंगे? आपकी सोचने की बात है। तो ये जो डीप डिस्काउंट होते हैं और फ्री सर्विसेज होती हैं, इसकी वजह से प्रीडेटरी प्राइसिंग होती है ना। अमेजोन वगैरह, फ्लिपकार्ट वाले कई बार बिग बिलियन डे सेल, फलानी सेल, ढिमकानी सेल, कितना ज्यादा फ्री में चीजें देते हैं। तो जो लोकल स्टोर वाले होते हैं बेचारे, उनसे कौन खरीदेगा जब वहां पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है। उसके अलावा प्री इंस्टॉल्ड एप्स होती हैं, जैसे आप एप्पल का फोन यूज करते हो, तो एप्पल के फोन में जो है एप्पल की ही ऑलरेडी ऐप जो है वो इंस्टॉल की गई होती हैं। आप गूगल एंड्रॉइड का फोन अगर आप परचेज करते हो, उसके अंदर ऑलरेडी गूगल की ही खुद की ऐप जो है इंस्टॉल होती हैं। तो इससे होता क्या है, वो अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हैं, क्योंकि आप थर्ड पार्टी एप्स को बाद में इंस्टॉल करना पड़ता है या फिर कर ही नहीं पाते हैं, तो मिसयूज उसका डेफिनेटली उसका किया जाता है। उसके अलावा आपका जो डेटा कलेक्ट करते हैं कंपनी बहुत सारा, है ना, ऑफ कोर्स वो तो करते ही हैं। और एक बार क्या होता है ना, जब देखो मार्केट में जब कंपटीशन होता है, तभी कंपनी जो है क्वालिटी पे फोकस करती हैं। अगर किसी को पता है कि भाई मार्केट में कोई दूसरा कोई प्लेयर है ही नहीं, तो आपको वो घटिया क्वालिटी ही देते हैं। तो वो भी एक रीजन फ्यूचर में हो सकता है, अभी तक तो खैर ज्यादा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। और समस्या यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ पे जो पुराने कानून है, किसी भी देश में हो, वो ज्यादातर फिजिकल मार्केट के ऊपर जो है फोकस्ड है, क्योंकि डिजिटल तो यार नया नया गेम है ना। तो अभी तक नए कानून ऐसे बने ही नहीं है, जिसकी वजह से ये जो डिजिटल मार्केटिंग का जो कंपनीज हैं या जो बिग टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, भाई खुल के अपनी पावर का मिसयूज कर रही हैं। तो ये बनता है पूरा मामला। अब इसको हैंडल करने के लिए यूरोपियन यूनियन, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कई सारे कानून बनाए गए हैं ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके। बट अभी ग्राउंड पे बहुत कुछ हुआ नहीं है। इवन हमारा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने अभी गूगल के ऊपर 1000 करोड़ प्लस समथिंग 1300 करोड़ के लगभग का फाइन लगाया था, क्योंकि गूगल अपनी पोजीशन का मिसयूज करता है, राइट। जो स्मार्ट टीवी होते हैं या जो अपने मोबाइल फोन्स होते हैं, वहां पे गूगल अपनी पावर का मिसयूज करता है।
तो इसलिए उसके ऊपर फाइन लगाया गया है। उसके अलावा हमारा जो ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स है ONDC, ये भी लॉन्च किया गया है। हालांकि बहुत सक्सेसफुल अभी तक तो नहीं रहा, लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। ये भी इसलिए किया गया था कि ताकि जो छोटे रिटेलर्स होते हैं, छोटे जो दुकानदार होते हैं, वो बड़े कंपनीज के साथ जो है प्रोडक्ट को कम्पीट कर सकें। उसके अलावा जो है जो नए स्टार्टअप्स इंडिया में आते हैं, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज आती हैं, उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके, उसके लिए जो है चीजें यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। ग्राउंड के ऊपर अभी बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आया है, लेकिन डिफरेंस तो बाद में आता है, पहले बातचीत शुरू होती है। तो बातचीत शुरू हो रही है, लेट्स सी आगे क्या होता है। अमेरिका में डिमांड चल रही है कि ये जो बड़ी जैसे गूगल है, अमेजोन है, इनको तोड़ दिया जाए, इनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। बट लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या होता है। क्वेश्चन हम लोग यहां से लिख सकते हैं, बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज आर रेगुलरली अक्यूज्ड ऑफ मिसयूजिंग देयर पोजीशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द इश्यूज इन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट अलोंग विद सम सजेशंस। छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, 150 वर्ड में आपको सिर्फ लिखना है, लिख के आप इसका आंसर जो है इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये बनता है आज के पूरे टॉपिक। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक और है जो मैं साथ के साथ आपको करवाऊंगा। कहते हैं भाई, वेइंग इन द एफिकेसी ऑफ द फीमेल लीडरशिप इन द गवर्नमेंट। तो भाई जो फीमेल लीडर्स होते हैं और जो मेल लीडर्स होते हैं, ठीक है, दोनों में क्या फर्क होता है? क्या फीमेल लीडर ज्यादा एफिशिएंट होती हैं मेल लीडर के कंपैरिजन में? ये सवाल जो है काफी पुराना है। कोविड-19 के टाइम पे ये सवाल थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, क्योंकि देखिए आप जर्मनी को देखिए, ताइवान को देखिए, न्यूजीलैंड को देखिए, यहाँ के जो गवर्नमेंट को हेड कर रही है वो है फीमेल्स। अभी तो जर्मनी नहीं कर रहा है, बट एनीवेज उस समय तो कोविड था तब तो कर ही रही थी मार्कल जी। तो इनका ये कहना है कि ये कंट्रीज जितनी भी रही हैं, इनमें फीमेल लीडर्स रही हैं और इन्होंने कोविड-19 को बहुत अच्छे से हैंडल किया है विद रिस्पेक्ट टू दोज कंट्रीज जहां पे मेल लीडर्स हुआ करते थे। एक ऐसी स्टडी इन्होंने यहाँ पे बताई है। बट साथ के साथ ये भी कहा है कि ये स्टडी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टडी प्रूफ कर देती है कि भाई फीमेल लीडर ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। बहुत एक्सेप्शनल मेल लीडर्स भी रहे हैं दुनिया में और एक्सेप्शनल फीमेल लीडर्स भी रहे हैं। तो लीडर को लीडर होना चाहिए, है ना, उसको मेल फीमेल की कैटेगरी में ना रखें, ये भी इसके अंदर यहाँ पे आर्गुमेंट दिया गया है। बट स्टिल इन्होंने ये कहा है कि भाई फीमेल लीडर्स हल्का सा 0.001% मेल लीडर्स के कंपैरिजन में सक्सेसफुल क्यों रही हैं कुछ खास कंट्रीज में। इनका यह कहना है कि फीमेल लीडर्स ज्यादा जो है कंसल्ट करती हैं, ज्यादा जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होती हैं उनको अच्छे से सुनती हैं, ज्यादा सेंसिटिव रहती हैं। और इसीलिए जो है उन्होंने शुरुआत से ही ऐसे स्टेप ले लिए थे कि भाई वो घर पे रहें, लॉकडाउन करें, तो उसकी वजह से वहां पे डेथ कम हुई है। चाहे न्यूजीलैंड का एग्जांपल ले लो, चाहे आप जर्मनी का एग्जांपल ले लो, चाहे ताइवान का एग्जांपल ले लो, तो ये कुछ कुछ चीजें इन्होंने कही हैं। इंडिया का यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट है, इंडिया में फीमेल लीडर्स का क्या स्टेटस है, ठीक है, फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो इंडिया में होती है उसका क्या स्टेटस है। देखिए इंडिया में तो भाई शुरुआत से ही अगर हम लोग बात करें तो वीमेन लीडर का जो है वो ठीक ठाक सा पार्टिसिपेशन रहा है। खासकर पंचायत की बात करें, ठीक है, पंचायत में फीमेल्स को जो है वो रिजर्वेशन दिया गया है, राइट, इसमें तो आपको पता ही है। एक स्टडी की गई नोबेल लॉरेट एस्थर डुफ्लो जी के द्वारा और राघवेंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा, एक स्टडी किया गया ग्राम पंचायत के अंदर, और इसमें रैंडमली जो है वो गांव को चूज किया गया। इस स्टडी ने ये पाया कि जिन गांवों के अंदर फीमेल प्रधान होती हैं, सरपंच होती हैं, उन गांवों में ऐसे स्टेप लिए गए हैं जो कि वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ जाते हैं। इनके वीमेन सेंट्रिक एफर्ट्स वहां पे ज्यादा लिए गए हैं जिससे वीमेन एम्पावरमेंट होता है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि महिलाओं को ही यूजली पानी भरने के लिए जो है कहीं कहीं किलोमीटर जाना पड़ रहा है कुछ एरियाज में, तो ड्रिंकिंग वाटर की समस्या जो है वो यहाँ पे की गई है। जैसे सैनिटेशन, है ना, टॉयलेट्स बनवाना, अब फीमेल को जो है बाहर जाना पड़ता है टॉयलेट करने के लिए, है ना, तो वहां पे उनके साथ अब्यूज भी होता है, वो बहुत सारी चीजें, टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे ही जो वीमेन प्रधान हैं जिन गाँव में, इस तरह के स्टेप वहां पे ज्यादा लिए गए हैं जो कि वीमेन सेंट्रिक होते हैं। तो उन्होंने ये चीज यहाँ पे देखी। उसके अलावा भाई जब इंडिया आजाद हुआ तो 1951-52 के जो जनरल इलेक्शंस हुए, महिलाओं को जो है पुरुषों के बराबर जो है वोटिंग अधिकार दिए गए, राइट। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे तो क्वेश्चन ही नहीं आया कि फीमेल को अधिकार दें या ना दें। ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिस्कस किया ही नहीं गया, क्योंकि ये अंडरस्टूड सी बात थी कि भाई फीमेल को दिया जाएगा। बट यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा नहीं हुआ। यूरोपियन कंट्रीज में महिलाओं को काफी स्ट्रगल करना पड़ा अपने वोटिंग अधिकार लेने के लिए। अमेरिका में 1920s में वोटिंग अधिकार दिए गए, और वो भी सभी को नहीं दिए गए, ब्लैक वीमेन वगैरह को नहीं दिए गए थे, ठीक है, इंडिजिनस को भी नहीं दिए गए थे, बट स्टिल
यूरोप के अंदर भी जो है 1920s में ही जो है वोटिंग अधिकार दिए गए, लेकिन उसके पीछे रीजन था, वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, मोस्टली जो मेल थे, जो मर्द थे, वो तो भैया बॉर्डर पे चले गए लड़ाई करने के लिए। पीछे से कौन बची? पीछे से वीमेन बची। तो वीमेन जो है वो एग्रीकल्चर में, फैक्ट्रीज में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। तो दुनिया को फीमेल्स की पावर का रियलाइजेशन एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के दौरान ही हुआ कि फीमेल किसी भी तरह से, चाहे फैक्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, इंटेलेक्चुअल चीजें हो, किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं है। तो महिलाओं को वहां पे अधिकार दिया गया, महिलाओं ने वहां पे स्ट्रगल किया, ठीक है। और उस समय से लेके आज तक वो चीजें वहां पे हो रही हैं। इंडिया में जो है इस तरह का कुछ कॉन्टेक्स्ट हुआ नहीं। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, देवर वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल, समझदार थे, तो उन्होंने फीमेल्स को अधिकार यहाँ पे दिए हैं। तो ये कुछ चीजें उन्होंने बोली। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, जैसे आप एनडीए गवर्नमेंट की बात करो या कांग्रेस, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करो, फीमेल का जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। अगर आप इंडिया में कुछ फीमेल लीडर्स की बात करें तो जैसे इंदिरा गांधी जी रही भैया हमारे यहाँ पे उस समय, ठीक है। उसके अलावा सुषमा स्वराज जी रही, जयललिता जी रही, मायावती जी रही, ममता बनर्जी रही। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स हमारे कंट्री में रहे हैं, लेकिन ये इनकी रिप्रेजेंटेशन फिर भी बहुत कम है, ठीक है। 2019 के इलेक्शन की बात करें तो सिर्फ 14% वीमेन ही जो हमारी लेजिस्लेटर्स थी। तो क्या वीमेन का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ना चाहिए? ऑफ कोर्स बढ़ना चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक बिल भी है। एक बिल जो है हमारे पास है, और ये बिल आज नहीं, 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन की बात की गई थी लेजिस्लेशन के अंदर, बट वो अभी तक नहीं दिया गया। राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, पास हुआ, लोकसभा के अंदर उसको कैंसिल कर दिया गया। 2010 में फिर से राज्यसभा के अंदर जो है इसको पास किया गया, लेकिन अभी तक लोकसभा में इसको पास नहीं किया गया है। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली यहाँ पे बढ़नी चाहिए। महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे डेफिनेटली मिलना चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दें, महिलाओं की कैपेसिटी के अंदर बिलीव करें और महिलाओं को आगे बढ़ाएं। तो ये पूरा मामला बनता है भैया। और ये जितने भी जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताए हैं वो इनके पर्सनल व्यू हैं भाई, ठीक है। तो कुछ चीज़ों से ऑफ कोर्स आप डिसएग्री कर सकते हो, कुछ चीज़ों से आप एग्री कर सकते हो, बट मोटे मोटे तौर पे एग्जाम के लिए जो चाहिए वो आपको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये है पूरा अपना आर्टिकल। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताएं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।